अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ओवर द वीकेंड एक खबर थी, क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तानी डूब गए। क्रिप्टो करेंसी में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ। तकरीबन 11 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस जो कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कराती थी पाकिस्तान में, वो बगैर किसी वजह के बंद हो गई, क्रैश हो गई या बंद कर दी गई। यकीनी तौर से जो काम कर रहे थे, जो मालिकान थे, उन्होंने इनको बंद किया और ऐसे में पाकिस्तानियों की हार्ड अर्न मनी 18 अरब रुपए का उनको नुकसान हुआ। ऐसा होना था, इसलिए होना था कि एक ऐसी करेंसी, एक ऐसी ट्रेडिंग जिसको दुनिया का कोई सेंट्रल बैंक जो है वो रेगुलेट ना कर रहा हो, जिसमें आपको जिसमें बैंकिंग चैनल इन्वॉल्व ना हो, जिसकी कोई कानूनी हैसियत ना हो, जिसका कोई कानूनी तहफ्फुज हासिल ना हो, उसमें वो बहुत बड़ा दरवाजा होते हैं, एक बहुत बड़ी विंडो होती है स्कैम्स के हवाले से। और अब भी हमने देखा कि बारहा कि स्टेट बैंक ने, SECP ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी और स्टेट बैंक ने भी आवाम को मुतनब्बे किया कि इससे दूर रहें, क्योंकि इंतहाई हाई वॉलेटाइल इसकी मूवमेंट है। इसमें इसकी मार्केट वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है किसी को नहीं पता, और ये सारी चीजें दुनिया भर में इसके फ्रॉड होते रहते हैं। लेकिन ये भी देख रहे थे कि कुछ लोग पाकिस्तान में लोगों को कायल कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो आए और इस एवेन्यू के अंदर जाएं और जाके जो है अपना मुस्तकबिल संवारें। आज सवालिया निशान है उन लोगों के ऊपर भी कि किस तरीके से वो इसको लेके चल रहे थे। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इसी चीज को हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी टैक्स उमूर जनाब अहमद तोला साहब इस वक्त मौजूद हैं। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी आम नाजरीन के लिए जरा थोड़ा सा इसको ब्रीफ कीजिएगा, सादा अल्फाज में ये क्या है और क्यों इसको पूरी दुनिया में अभी तक कोई उस तरीके से रेगुलेट नहीं कर रहा जिस तरीके से और सेंट्रल बैंक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू इमरान साहब फॉर हैविंग मी ओवर ऑन योर शो। अच्छा, दूसरे एस्पेक्ट का मैं पहले जवाब दे देता हूँ। इसको रेगुलेशन इस तरीके से इसलिए नहीं मिल रही, एक तो बिकॉज इट इज अ डेवलपिंग फील्ड, डेवलपिंग टेक्नोलॉजी है। दूसरा, बिकॉज ऑफ इट्स डेवलपिंग नेचर, इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। आपने जैसे बात की क्रिप्टो करेंसी तो सिर्फ एक पैमाना है एक पूरी अलग वर्चुअल एसेट की दुनिया का। अगर मैं बाय बुक चलता हूं तो डेफिनेशन एज सच क्रिप्टो करेंसी की कोई मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने वर्चुअल करेंसी को डिफाइन किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वर्चुअल करेंसीज आर अ डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू विच इज नॉट इशूड बाय अ सेंट्रल बैंक, क्रेडिट इंस्टीट्यूट और ई मनी which in some circumstances can be used as an alternate to money। मगर इसमें फिर सवाल ये उठता है कि क्या जो जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी बताया, उस इज इट अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू, उस पर भी सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि एक क्रिप्टो करेंसी, लेट्स से क्रिप्टो करेंसी एक्स, उसके पीछे कोई कमोडिटी मौजूद है, कोई करेंसी से पैक्ड है। इस वक्त जो है वो बिल्कुल ही एक अलग डिपार्टमेंट है जो करेंसीज, दो क्रिप्टो करेंसी। अब आम नाज़रीन के लिए इसको ऐसे कर लें कि पाकिस्तान में डॉलर रुपी जो है, डॉलर रुपी पैरिटी आज 178 का डॉलर है, कल 180 का हो गया, फिर 179 का हो गया। सर्टनली कोई ना कोई फॉर्मूला होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो कि उसके उस शरह तबादला को, जो एक्सचेंज रेट को तय कर रही है, डॉलर या रुपी की वैल्यू को तय कर रही है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, यहाँ पे प्योरली जो मार्केट डिटरमिन्ड है उस हिसाब से वो मार्केट फोर्सेस जो है वो डिटरमाइन कर जी। आप जैसे आपने इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि इट इज हाईली वॉलेटाइल, और काफी मुल्कों की तरफ से यही एडवाइस जो है पब्लिक नोटिस के थ्रू दी गई है अपने सिटीजन्स को, उन्होंने कि दिस इज हाईली वॉलेटाइल और रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है। और ऑब्वियसली फ्रॉड्स वगैरह, जैसे अभी ओवर द वीकेंड जो एक खबर आई, तो फ्रॉड्स वगैरह भी काफी इसमें हो सकते हैं। स्टेट बैंक का क्या कहना है, इसकी लीगल स्टेटस पाकिस्तान में क्या है? सेंट्रल बैंक ने जो है वो एक जनरल पब्लिक के लिए भी नोटिस वगैरह, उसमें क्या उनका कहना है? जरा अगर स्क्रीन पे भी हम दिखा सकें सेंट्रल बैंक की जो कॉशियस अप्रोच के हवाले से जो नोटिस थे। जी अहमद, अब ये देखें स्टेट बैंक जो है वो बारहा एक जनरल पब्लिक के लिए इसके हवाले से नोटिस भी इशू कर रहा है। जी, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया, स्टेट बैंक ने जो है सर्कुलर्स रिलीज किए हुए हैं जिसमें बेसिकली
वो एक तो जैसे सर्कुलर नंबर 3 ऑफ 2018 है, उसमें वो जो है वो बता रहा है कि वर्चुअल करेंसीज, और आगे उसने एग्जांपल दिए हैं, वो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है पाकिस्तान जी में, ठीक है। बिल्कुल, ये तो उन्होंने बड़े आया कर दिया है कि लीगल टेंडर नहीं है या गारंटीड नहीं है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे, गारंटी आप बात करें कि अगर 5 रुपए पे भी अगर चले जाएं या 100 रुपए, 1500, किसी भी करेंसी पेपर पे, तो उस पे लिखा हुआ होता है कि हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा किया जाएगा। दैट इज सोवरेन गारंटी ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक, क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसी जो एज इट इज है उसमें नहीं है। अच्छा, इसमें फिर आगे जो है वो स्टेट बैंक जो है वो ये बता रहा है कि उन्होंने किसी भी इंडिविजुअल जैसे हम और आप हैं या किसी एंटिटी को इशुएंस, सेल, परचेज, एक्सचेंज, इन्वेस्टमेंट इन करेंसीज में जो है लाइसेंस नहीं इशू किया हुआ। ठीक है, यानी किसी भी इंडिविजुअल को करेंसी की, ये वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी की डीलिंग में, ट्रेडिंग में या इसमें जो पैरेलल बैंकिंग होती है डिपॉजिट लेने में, इसकी इजाजत नहीं दी। अब जरा आता हूं, एक आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान में ट्रेडिंग किस तरीके से हो रही है, कुछ वेबसाइट्स हैं और वो कहां पे किस तरीके से, ये भी जरा आपकी नजर, ये बाय एंड सेल दिखाया जा रहा है इस वेबसाइट में, और एक एक फिगर अगर देखें तो वो 50-50 लाख से ऊपर का है, 60-70-80 लाख से ऊपर का है, और ये बायर्स भी इसमें मौजूद हैं और सेलर्स भी मौजूद हैं। और आप ये देख सकते हैं कि नेशनल बैंक के थ्रू ट्रांसफर लिखी हुई है, और ये अभी की नहीं है, ये तकरीबन 2 साल पहले भी इमाद साहब 2 साल पहले भी मैंने ये चीजें निकाली थी, और उस वक्त मैंने जो है वो नेशनल बैंक को भी खत लिखा था, नेशनल बैंक से भी बात हुई थी कि जनाब पाकिस्तान में जब इसको ऑथराइज ही नहीं है तो किस तरीके से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान इसकी ट्रेडिंग कर रहा है। और दूसरा, एफबीआर से हमने भी कहा था कि 70 लाख के बायर और सेलर यहाँ पे मौजूद हैं, तो एफबीआर क्यों नहीं टैप कर रहा है ऐसे लोगों को फॉर इनकम टैक्सेस के एसेट बाउंसमेंट व्हाटएवर। तो उस जमाने में स्टेट नेशनल बैंक की तरफ से हमें बाकायदा उसका जवाब यह आया कि इट हैज नथिंग टू डू विद द ट्रेडिंग, नेशनल बैंक इसमें इन्वॉल्व किसी तरह से नहीं है। और ये नेशनल बैंक जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कौमी बैंक। जी, क्या कहेंगे? ये देखिए, एक तरफ काउंटर पार्ट है ना, स्टेट बैंक कुछ कह रहा है और वेबसाइट में नेशनल बैंक का नाम आ रहा है। सर देखें, जो इन्होंने सर्कुलर रिलीज किया लीगली स्पीकिंग, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, जो इनका उसी पैराग्राफ में सेकंड लास्ट सेंटेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि फर्दर बैंक्स, DFIs, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स etc. will not facilitate their customers / account holders to transact in virtual currency। यानी स्टेट बैंक ने तमाम बैंक्स को, DFIs को मना कर दिया है कि वो बाज रहें, अपने क्लाइंट को ऐसी कोई सर्विसेज नहीं देंगे जिसके थ्रू जो है बिटकॉइंस या वर्चुअल करेंसीज जो है इनकी खरीदो फरोख्त हो। बिल्कुल, और इसके साथ साथ एक एडिशनल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट भी है कि अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एज ए सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक, अब हम रह रहे हैं इस वक्त आपके FATF के अंदर, और उसमें इतने बड़े बड़े ये वेबसाइट, अगेन अगर मैं दिखाना चाहूं कि किस तरीके से ट्रेडिंग हो रही है तो उसमें आपको पता चलेगा कि 90, 95 लाख, 96 लाख जो है वो पाकिस्तान में उसकी वैल्यू और वर्थ जो है वो बताई जा रही है। बायर्स अलग बैठे हैं, सेलर्स अलग बैठे हैं। तो अगेन एफबीआर भी इसको देखे, FIA भी इसको देखे, सेंट्रल बैंक भी इसको देखे कि ये कौन लोग हैं जिनके पास इतना पैसा पाकिस्तान में है। और फिर हम बात करते हैं कि टैक्स पाकिस्तानी देते नहीं। इमाद, अब ये मुझे बताइए कि सारे के एक इमर्जिंग मार्केट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग करेंसी है, आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? दुनिया इसमें जा रही है, गालिबन सिर्फ एक सेंट्रल बैंक इसको लीगल कहता है। देखिए, वो है एल सल्वाडोर, उनकी जो है उन्होंने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया है, बट इट इज द एक्सेप्शन फिल वक्त, नॉट द नॉर्म। तो इसके अलावा अगर आप बात करें तो काफी मुल्क ऐसे ही भी हैं जिन्होंने इसको लीगल टेंडर का स्टेटस नहीं दिया हुआ। ठीक, 11 एप्लीकेशंस पाकिस्तान में बंद हुई। बात ये थी कि डिपॉजिट बेस बढ़ गया, लोग भाग गए। ठीक है, ऐसे ही हुआ ना, प्रॉफिट मनी उन्होंने बना ली अपनी। नाउ
अब इसको किस तरीके से FIA किस तरीके से देख रहा है? कुछ मेरे ख्याल से उनके जो ब्रोकर हैं उस तक अप्रोच किया गया, इंडिविजुअल क्लाइंट्स, क्या क्या स्टोरी है? बेसिकली हुआ ये कि वो 11 एप्लीकेशन जो आप बात कर रहे थे, जो मेरी रिसर्च मुझे बताती है, उन्होंने जो कस्टमर्स हैं उनको दो तरीके से एक तरीके से अट्रैक्ट किया और दूसरा इन्होंने बेसिकली बोला कि आप जो आपके बाइनेंस इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज, उस पर आपका अपना एक अलग वॉलेट होता है। जैसे हमारे बैंक्स में अकाउंट होते हैं, बाइनेंस में आपका एक वॉलेट आईडी होता है। तो वो वॉलेट से आप उन एप्लीकेशन के वॉलेट्स में अपनी क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करें। यूजर्स ने कर ली। फिर रिपोर्टेडली जो क्या कहते हैं, अपना टेलीग्राम एक एप्लीकेशन, आई एम श्योर आपके नाज़रीन को भी पता ही होगी, तो उसमें ग्रुप्स बने, उसमें वहां से वो ट्रांसफर करवाई, उसमें नहीं, उसमें ग्रुप्स बने, उसमें टिप्स दी जाती थी। ठीक है, उसमें जब टिप्स दी जाती थी तो उससे हुआ ये कस्टमर बेस बढ़ गया। उसमें फिर एक और तरीका उन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए ये किया कि उन्होंने बोला कि अगर जैसे पॉन्जी स्कीम्स में होता है, कन्वेंशनल सिस्टम में भी, कि आप जितने लोग लाएंगे उतना ज्यादा मुनाफा। मल्टी लेवल आप इंट्रोड्यूस करते जाएं, आपका कंपाउंड होता जाएगा, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जी बिल्कुल। तो वंस दे रियलाइज दे हैव अ सफिशिएंट कस्टमर बेस, एप्स क्रैश्ड। और हुआ ये है रिपोर्टेडली कि ये जो जब एप्लीकेशंस क्रैश हुई हैं, क्योंकि इनमें वॉलेट आईडीज मौजूद थे, क्रिप्टो करेंसीज मौजूद थी उन वॉलेट्स में, वो जो है 26 या 25 बाइनेंस के अकाउंट्स में ट्रांसफर हुई हैं। तो अब FIA ने उनको खत लिखा है उनके हेडक्वार्टर्स में कि आप जो है बताएं इन वॉलेट आईडीज के पीछे कौन है, क्योंकि यहां से ऑब्वियसली ये इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड हुआ है। तो लेट्स वेट एंड सी हाउ बाइनेंस रिस्पॉन्ड्स टू दिस। ठीक है, इंतजार करते हैं कि बाइनेंस जो है वो किस तरीके की इंफॉर्मेशन यहां पर देता है और फिर किस तरीके से पता चलता है। लेकिन उससे पहले अगेन मैं ये कहूंगा कि हम इतने अरसे से इसको कहते भी चले आ रहे हैं, SECP भी और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक कॉशियस अप्रोच रखें, इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि ये रेगुलेटेड नहीं है। इसमें प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी से हाथ धो बैठेंगे, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अमायद, अब ये बताइए कि पूरी दुनिया जिस तरीके से इसके अंदर मौजूद है, और मेरे ख्याल से टेस्ला ने जो है इसको एक्सेप्ट भी किया, बिटकॉइन ने, वो क्या स्टोरी थी? क्योंकि उसके बाद उन्होंने देखा एक बड़ा इन्फ्लक्स इसके अंदर आया। अच्छा, आपने बिल्कुल सही कहा कि पूरी दुनिया इसकी तरफ रुझान कर रही है। आपको मैं एक छोटा सा स्टेटिस्टिक देता चलूं। 2015 में द नंबर ऑफ क्रिप्टो करेंसीज वर 562। 2015 में जी, ओनली 562। जी, इस वक्त दे आर मोर देन 4500। तो इट हैज सीन एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द लास्ट 6 to 7 years। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और ये इंट्रोड्यूस तो मेरे ख्याल से 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुआ था। जी, 2009 में इंट्रोड्यूस हुई थी एज ए रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस। बिटकॉइन, जिसको जो द फेमस बिटकॉइन, जिसको सभी जानते हैं अब तो अच्छा, आ जाते हैं आपने जो टेस्ला का बताया। बेसिकली बीच में जो टेस्ला थी कंपनी, इसने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था बिटकॉइंस एज पेमेंट्स अगेंस्ट इट्स प्रोडक्ट्स। मगर इशू ये था कि बिटकॉइन की जो माइनिंग है, सही है, माइनिंग इज एन एस्पेक्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस जो है वो वैलिडेट होती हैं, और जो वैलिडेट करता है उस ट्रांजैक्शन को, उसको एक सर्टेन रिवॉर्ड मिलता है। तो उसकी जो माइनिंग है बिटकॉइन की, उस जो माइनिंग है वो बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। अच्छा, तो ड्यू टू एनवायरमेंटल पर्पसेस, विच इज ऑब्वियसली सो मच कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट। तो कीपिंग दैट इन माइंड, टेस्ला ने डिसकंटिन्यू किया। अच्छा जी, तो ये स्टोरी। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये कि इसका एक पीयर टू पीयर जो इसका वॉलेट होता है, मिसाल के तौर पे जो मोटा मोटा समझे हैं कि मैं पाकिस्तान में हूं, आप अमेरिका में, आपके पास भी एक आपका वॉलेट है, मेरा एक वॉलेट है, और मैं अपने वॉलेट से बिटकॉइन ट्रांसफर कर देता हूं आपके वॉलेट में, और आप उनको कैश कर सकते हैं या फाइनेंशियल गेन मैं यहाँ पे ले सकता हूं, व्हाट्सोएवर। अब ये तो एक बड़ी क्लासिफाइड डेफिनेशन हो गई हुंडी की या हवाला की, कि कोई बैंकिंग चैनल बीच में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा ही है क्या? सर देखिए, बात इतनी सी है कि जो आप ट्रांजैक्शन करेंगे, इसी ट्रांजैक्शन को मैं आगे लेके चल लेता हूँ। ये बेस्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव लेजर टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, होता ये है, इस ब्लॉकचेन पे पार्टिसिपेंट्स जो हैं इनके पास लेजर का रिकॉर्ड होता है। सही है, जैसे अगर आप
कन्वेंशनल सिस्टम की मैं बात करता हूँ, आपने 10 रुपए खर्च किए तो वो रिकॉर्ड हो जाता है 10 रुपए आपकी जेब से चले गए। वो 10 रुपए आप फिर दोबारा नहीं यूज कर सकते, वरना वो डुप्लीकेट हो जाएगा। इसी तरीके से इस सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के, जैसे आपने जब पैसे भेजे वहां पे रिसीव हुए, आपने जब भेजे तो एक हैश वैल्यू जनरेट हुआ उस ट्रांजैक्शन का, वहां जब रिसीव हुआ उनके एंड उनका एक हैश वैल्यू जनरेट हुआ। बीच में जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया एक माइनर होता है। माइनर का काम ही ये होता है कि जो आपने ट्रांजैक्शन से पैसे भेजे, क्रिप्टो करेंसी भेजी, और वहां पे जो रिसीव हुई वो उसको वेरीफाई करता है, वैलिडेट करता है, और वो एक ब्लॉक बन जाती है जो कि उस लेजर में अपलोड हो जाती है। उस ब्लॉक की आपकी हैश वैल्यू सेंडिंग एंड उस रेसिपिएंट की हैश वैल्यू कंबाइन होके एक ब्लॉक की हैश वैल्यू बन जाती है। एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इट इज नोन एज द मर्कल ट्री, बट वो एक रिकॉर्ड बन जाता है। अब होता ही है कि दिस इज अ लेवल ऑफ सूडोनोमी नॉट एनोनिमिटी। ठीक है, एक हैश वैल्यू है, उसके थ्रू पूरा रिकॉर्ड बन जाते हैं ताकि वो कॉइन डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, अब कहते तो यही है, प्रैक्टिकली ऑब्वियसली इट इज एन इवॉल्विंग सिस्टम। तो ये भी सुना था कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो देख रहे हैं, इसी पेयर टू पेयर को देख रहे हैं, इसको स्टडी करना चाह रहे हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल होंगे, इट इज एन इवॉल्विंग सिस्टम एंड जाहिर है अगर एक कन्वेंशनल सिस्टम से इफ द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू, टोटली न्यू इकोसिस्टम, हमें क्या करना है, पाकिस्तानियों को क्या करना चाहिए इसके ऊपर? सबसे पहले मतलब जाहिर है कि ये अभी फिर भूल जाएंगे, 2-4 दफा लोगों का प्रॉफिट होगा फिर भूल जाएंगे, ये सब स्कैम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे वो समद दादा भाई स्कैंडल भी देखा लोगों ने, डबल शाही स्कैम भी देखा, ताज कंपनी स्कैम भी देखा, सब कुछ भूल जाते हैं। जब प्रॉफिट होता है सब भूल जाते हैं, बाद में जब पड़ती है मार तो फिर पानी गुजर चुका है। हमें क्या करना चाहिए, इंतजार किस चीज का करें? मतलब जाहिर है कि इसका लीगल कोर्स का, लीगल स्टेटस का, इसके ऊपर कानून साजी का, रेगुलेशंस का। सर देखें, एज अ कंज्यूमर मैं सबसे पहली चीज देखूंगा मेरा रिस्क क्या है। अगर मेरे मुल्क का सेंट्रल बैंक मुझे बिल्कुल वाज़े तौर पे लिख के दे रहा है पब्लिक नोटिस के थ्रू कि बहुत रिस्क है, और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताता चलूं उसी पब्लिक नोटिस में सेकंड पैराग्राफ में सेकंड सेंटेंस में उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें वन ऑफ द रिस्क नंबर बी जो उन्होंने बताया है वो एग्जैक्टली वही चीज है जो अभी हुई है कि वर्चुअल करेंसी एक्सचेंजेस अगर बंद हो गए, ये भी एक रिस्क है किसी भी वजह से। बिल्कुल, वो आप नहीं पकड़ सकते उन्हें, और जाहिर के लीगल कोई स्टेटस नहीं है उसका, और एग्जैक्टली यही हुआ है। जी बिल्कुल। तो जब मेरा मुल्क का सेंट्रल बैंक मुझे बिल्कुल वाजे कर रहा है, और अच्छी बात है, इन्होंने तो 2018 का शायद ये पब्लिक नोटिस है, तो उन्होंने तो 3 साल पहले ये चीज बता चुके हैं हमें। तो एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आई वुड बी अ बिट डबल माइंडेड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू दिस, बिकॉज एक तो रिस्क फैक्टर बहुत है, दूसरा फ्रॉड फैक्टर जो और इसकी वॉलेटिलिटी जो है वो कितनी हाई वॉलेटिलिटी, आप बेयर नहीं कर सकते। मतलब रातों रात सब कुछ बन भी गया और बिगड़ भी गया, बनते हुए तो हमने कहीं नहीं देखे लोगों बैरल इसमें। सर देखें, वही बात है ना, पीछे कोई एसेट नहीं है, कमोडिटी कोई करेंसी नहीं है पेग्ड। अगर आपको इसी क्रिप्टो करेंसी को लेते हुए चलना है, मतलब इसी इकोसिस्टम में, तो एक अभी इमर्जिंग एक कॉन्सेप्ट है, इट्स कॉल्ड अ स्टेबल कॉइन। स्टेबल कॉइन जो है इट इज पेग्ड टू अ कमोडिटी, या अ फियाट करेंसी। फियाट करेंसी का मतलब डॉलर हो गया, किसी डॉलर से पेग्ड होगी, कोई पीछे बैक बाय कमोडिटी होगी, उसके पीछे एक सर्टेनिटी होगी, उसकी वैल्यू विल बी पेग्ड, वैल्यू उसकी डिटरमाइन हो रही होगी, स्पेकुलेशन नहीं होगी कि रातों रात जो है वो कोई भी सिस्टम के अंदर या एक ग्रुप घुसा और उसने जो है इसको हाईली स्पेकुलेट किया और दूसरों के ऊपर अपना वो प्रॉफिट बना के चले, वो तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन जिस तरीके से बंद हो गई, एक्सचेंज जिस तरीके से बंद हो गया, तो उसकी क्या गारंटी कि वो वहां पर ट्रेडिंग हो भी रही थी या नहीं रही होती। या एक जमाने में बड़ा मशहूर स्कैम हुआ था डब्बा ट्रेडिंग का, जो कि पाकिस्तान में हुआ था अगेंस्ट फॉरेक्स करेंसी 2 दिहाई पहले, तो वो भी हो सकता है इसमें। सरल, बहुत बहुत शुक्रिया इमाद तोला, आप हमारे साथ रहे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से एक बार फिर पाकिस्तान में मौजूद उन तमाम पाकिस्तानियों को कॉशियस अप्रोच के बिटकॉइन और वर्चुअल करेंसी और ये जो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है, इसमें आपके मुल्क का सेंट्रल बैंक आपको मना कर रहा है कि आप ये काम ना करें। और जितने भी लोग इस वक्त ये काम उसमें आके कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तानियों को इससे फायदा उठाना चाहिए, वो आके जरा जवाब दें कि ये जो 11 अरब या 18 अरब रुपए पाकिस्तानियों के डूबे, ये निकलवा के कौन देगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
है।